हेलो एवरीवन। आज हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम कर रहे हैं। इस वीडियो में कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हमें सपोज दो लोग हैं, ए और बी, और वो लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं। तो ये कैसे अपना मैसेज एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते हैं, हमें ये समझना है ना। यहाँ पे सपोज ये अपना मैसेज सेंड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये सोर्स है मैसेज का, और ये उसको रिसीव कर रहा है, ये उसका यूजर है। तो कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस से एक मैसेज को दूसरे तक पहुंचाना चाह रहे हो, तो वहां पर क्या क्या चीजें लगेंगी ना, तो उसका मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ। एक तो हमारे पास कोई सोर्स होगा जो मैसेज को जनरेट कर रहा होगा, उस मैसेज को हमें एक ट्रांसमीटर में सेंड करना पड़ेगा। ट्रांसमीटर क्या होगा? इसको सेंड करेगा। अब सेंड करने के लिए हो सकता है वो वायर के थ्रू सेंड करे, हो सकता है वो वेब के फॉर्म में फ्री स्पेस में सेंड करे। तो वो जिससे भी सेंड करेगा उसको हम बोलेंगे चैनल ना। वो हो सकता है वायर्ड चैनल हो या फिर वायरलेस चैनल हो ना। तो ये हमारा कम्युनिकेशन चैनल बोलेंगे इसको। अब चैनल के थ्रू मैसेज जाएगा और रिसीवर को रिसीव होगा। रिसीवर उसको रिसीव करने के बाद यूजर को सेंड करेगा, जो भी वहां यूजर होगा उसको सेंड करेगा। जैसे मान लीजिए इस पर्सन ने मोबाइल से बात कर रहा है, तो मोबाइल में यहाँ पर जो भी मैस बात हो रही है वो मोबाइल के अंदर जा रहा है, वो ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। फिर वो फ्री स्पेस के थ्रू उसको मैसेज को सेंड कर रहा है, जो भी बात हो रही है ना। तो यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो कम्युनिकेशन चैनल है। फिर अदर एंड पे कोई पर्सन है, तो वो भी मोबाइल से बात कर रहा है, तो उसके मोबाइल को रिसीवर बोलेंगे, वो रिसीव हो रहा है मैसेज। फिर वो रिसीव होने के बाद उससे साउंड निकल के आ रहा है और यूजर को मिल रहा है ना। तो ये हमारा बेसिक डायग्राम है कैसे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम वर्क करता है। इसमें जो इतना पार्ट होगा ट्रांसमीटर से लेकर के रिसीवर तक का, ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं ये अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ टर्म्स यूज होंगे। यहाँ पे एक चीज और बताना रह गया, जब चैनल के थ्रू ये जा रहा होता है मैसेज, तो बीच में कुछ और भी चीजें मिक्स हो जाती हैं। नहीं, इसको हम नॉइस बोलते हैं ना। जब आपका मैसेज जा रहा होगा तो कोई अनवांटेड मैसेज भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग नॉइस करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। तो अब देखिए यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम में हम कुछ कुछ वर्ड यूज कर रहे हैं, जैसे नॉइस यूज करेंगे, ट्रांसमीटर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल, ऐसे कुछ कुछ टर्म्स होंगे। तो हर एक टर्म्स का पहले हम लोग मतलब समझ लेते हैं, फिर उनको यूज करना सीखेंगे। तो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं बेसिक टर्म्स जो कि कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है। बेसिक टर्म्स, तो इसमें सबसे पहला टर्म होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। देखिए ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर क्या होगा? जैसे पर्सन ये है, इसने मोबाइल से बात कर रहा है, तो जो ये बोल रहा है क्या वो मोबाइल उसी को डायरेक्ट उस वॉइस को ही डायरेक्ट भेज रहा है पर्सन बी तक? जो फ्री स्पेस में जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, क्या उसका वॉइस है? नहीं। हाँ, फ्री स्पेस में क्या ट्रेवल कर रहा है? जब ये बोल रहा है सोर्स, तो उसको मोबाइल के अंदर एक ट्रांसड्यूसर लगा होगा, वो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज कर देगा ना। आप डायरेक्ट वॉइस को ऐसे सेंड नहीं कर सकते ना। उस सोर्स क्या होगा से निकलने वाला जो भी मैसेज होगा उसको वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में सेंड करेगा, चेंज करेगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा ट्रांसड्यूसर उसको भेजता है, सॉरी ट्रांसमीटर उसको फिर आगे सेंड करता है ना। इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में वो चीजें आगे जाती हैं। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? जो भी आपका मैसेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना। जो भी नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जैसे कि वॉइस हो गया जो आप बोल रहे हो ना, इट विल चेंज नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल देखिए क्या होता है, कोई भी ऐसा मैसेज जो कि ट्रांसमीटर कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू ट्रांसमिट कर सकता है ना, उसको ही हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल नाम दे रहे हैं ना। कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू ट्रांसमिट किया जा सकता है, उसको ही हम लोग सिग्नल बोल रहे हैं ना। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, एनी इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म suitable for transmission is called सिग्नल। अब देखिए ये जो सिग्नल होते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये फर्दर दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक होगा एनालॉग सिग्नल और एक होगा डिजिटल। एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं? अगर हम कोई भी मैसेज को कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं, जैसे आपका जो भी वॉइस मैसेज है उसको हमने कोई कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऐसे साइन फॉर्म में चेंज कर दिया। मान लीजिए वोल्टेज है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसमें चेंज कर दिया। अब यहाँ वोल्टेज भी हो सकता था या फिर करंट भी हो सकती थी। अगर हमने इसमें चेंज कर दिया, आप चेंज कैसे करेंगे वो सब की अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना। मान लीजिए चेंज हो गया, तो ऐसा जो सिग्नल होगा, ऐसे जो कंटिन्यूअस जो सिग्नल ऐसे बन रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वॉइस मैसेज को आपने कोई डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म को हम लोग बाइनरी भी बोलते हैं, उसमें हमेशा 0 और 1 के टर्म में बनता है, पल्सेस बनते हैं। मैसेज कुछ भी नहीं है, फिर 0 से 1 हुआ, फिर कुछ भी नहीं, फिर 0 से 1। अगर ऐसे में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं ना, 0 और 1 में ऐसे पल्सेस के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और ये हमारा एनालॉग सिग्नल है। अभी आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि कैसे वो चेंज कर रहा है ना। अभी बस आप समझिए कि जो चेंज हो जाएगा जब, तो उसको हम लोग सिग्नल बोल रहे हैं ना। और जो आप मोबाइल के थ्रू या कोई भी ट्रांसमीटर के थ्रू ट्रांसमिट करेंगे ना, वो ट्रांसमिट जो होगा वो कभी भी डायरेक्ट ऐसे आपका वॉइस मैसेज नहीं जाता हवा में ना, वो ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं वो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है। फिर दूसरा हम लोग देख रहे हैं, तीसरा बेसिक टर्म, नॉइस। नॉइस क्या होता है? जब भी हम लोग कोई भी सिग्नल को जब सेंड करते हैं, तो उसमें कुछ अनवांटेड सिग्नल भी मिक्स हो जाते हैं, सराउंडिंग में कुछ अवेलेबल रहते हैं जो उसमें मिक्स हो जाते हैं। तो ये जो अनवांटेड सिग्नल है, इनको ही नाम दिया जाता है नॉइस।
फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग देख रहे हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या होगा? वो डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करने का काम करता है। तो ट्रांसमीटर का काम क्या क्या है? एक तो जो भी मैसेज आ रहा है उसको जिस चैनल में सेंड करना है, जिस चैनल के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग वो उसको सुटेबल बनाता है और फिर उसमें सेंड करता है। तो ये क्या क्या है, ये क्या क्या कर रहा है? और ट्रांसमीटर makes the incoming message suitable for transmission through a जो भी वहाँ चैनल के थ्रू भेज रहा है। हम लोग सिंपल मोबाइल का एग्जांपल लेके सोच रहे हैं ना, तो मोबाइल यहाँ पर ट्रांसमीटर का काम कर रहा है। फिर जो भी पर्सन बात कर रहा होगा तो अदर एंड पे कोई होगा, तो उसका जो मोबाइल होगा, आपने बोला तो दूसरे एंड पे मोबाइल पे वो सुना गया, तो दूसरे एंड पे वो क्या है? रिसीवर का काम कर रहा है। तो हमारा रिसीवर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द सिग्नल सेंट बाय ट्रांसमीटर थ्रू channel is received by receiver। फिर इसमें एक बेसिक टर्म आएगा एटेन्यूएशन। ये एटेन्यूएशन क्या होगा? जब भी आप सिग्नल ट्रांसमीटर से सेंड करेंगे ना, जब भी आपने सिग्नल भेजा ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, या जैसे आपने मोबाइल से अपना जो भी बात किया तो वो जा रहा है, जब ट्रांसमिट हो रहा है तो वो उसकी जो एनर्जी होती है वो लगातार एटमॉस्फेयर में कम होती जाती है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होती जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एटेन्यूएशन। तो इसको लिख लेते हैं, when signal move from transmitter to receiver losses its strength। This is called attenuation। अब जब स्ट्रेंथ कम होती जा रही है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एनर्जी सप्लाई करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तो ये सप्लाई करके एनर्जी बढ़ाने को एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। एम्प्ली तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल is increased by giving energy to it। This is called amplification।
जो डिवाइस ये एनर्जी देने का काम करेगा उसको हम लोग बोलेंगे एम्पलीफायर। ये जनरली डीसी पावर सोर्स होते हैं। एम्पलीफायर जो होंगे ये नॉर्मली और डीसी पावर सोर्स। फिर एक टर्म यहाँ पे यूज हम करते हैं, कितने हो गए, 7 हो गए। फिर एक टर्म हम यूज करते हैं यहाँ पे रेंज। रेंज क्या होता है, तो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक की जो डिस्टेंस है ना, इसको ही हम रेंज बोलते हैं ना। ना एक पर्सन दूसरे पर्सन से कितनी डिस्टेंस पे है ना, कहाँ तक आप सिग्नल को भेज पा रहे हो ना, वो हमारी रेंज है। तो इसको आप क्या बोलोगे, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर up to which signal can be sent। मैक्सिमम डिस्टेंस ना, उसको रेंज बोलेंगे। फिर यहाँ पे एक टर्म यूज होता है बैंडविड्थ। अब ये देखिए बैंडविड्थ क्या होता है, जो कुछ भी आप बोलते हो तो वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का मैसेज नहीं होगा। जो भी आपको इंफॉर्मेशन भेजनी है ना, वो कोई एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी का मैसेज नहीं होता, वो एक रेंज में होता है। तो जो भी फ्रिक्वेंसी का रेंज होता है उस रेंज को ही हम लोग बैंडविड्थ बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई भी मैसेज आ रहा है, उस मैसेज की फ्रिक्वेंसी जो है वो एक रेंज में होगी, F1 से F2 तक ना। ना जो मैसेज की फ्रिक्वेंसी वो एफ मैक्स से एफ मिनिमम तक होगी ना। तो जो भी आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल से मैसेज जा रहा है ना, तो उसकी कुछ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होगी, मिनिमम फ्रिक्वेंसी होगी। तो ये जो इसका डिफरेंस होगा मैक्स से मिनिमम तक के बीच का ना, इसको ही हम रेफर करते हैं एज ए बैंडविड्थ। तो ये बैंडविड्थ एक तो जो सिग्नल होगा, हम जो बोलेंगे, जो मैसेज होगा हमारा, उसका बैंडविड्थ होगा। फिर वो जिस चैनल से हम भेजते हैं वो चैनल का भी बैंडविड्थ होता है, वो कितने बैंडविड्थ तक के वो अलाउ करता है अपने थ्रू ट्रांसमिट करने को। तो ये बैंडविड्थ के बारे में अभी हम लोग देखते हैं ना। फिर नेक्स्ट हम आता है मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो देखिए जैसे हमने ये देखा कि जो भी सोर्स है ना, वो जो भी मैसेज कुछ देगा, वॉइस मैसेज या कुछ भी मैसेज हुआ, टाइप किया आपने कुछ मैसेज, तो जो भी मैसेज है वो आपको ट्रांसमीटर में भेजना पड़ता है। ट्रांसमीटर इसको आगे ट्रांसमिट करेगा। तो ये जब आगे ट्रांसमिट करेगा तो एज इट इज उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकता, पहले तो उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करना पड़ता है। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा वो कम फ्रीक्वेंसी का होता है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। जबकि अभी हम आगे सीखेंगे कि जो भी मैसेज आप आगे ट्रांसफर कर रहे हैं वो अगर हाई फ्रीक्वेंसी के होंगे तो उनके बहुत एडवांटेज होंगे, आप लॉन्ग डिस्टेंस तक भेज पाएंगे, एनर्जी का लॉस कम होगा, ऐसे बहुत सारे फायदे दिखेंगे। तो इसका मतलब जो भी हमारा मैसेज है वो तो लो फ्रीक्वेंसी का होता है, हम जैसे बोल रहे हैं तो हमारे बोलने की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच में ही होगी। हम जो भी इतनी भी नहीं होती, हमारी जो बोलने की फ्रीक्वेंसी होती है करीब 3,300 हर्ट्ज से 3,000 हर्ट्ज के आसपास होती है। तो इतने हर्ट्ज का ये लो फ्रीक्वेंसी साउंड है, इसको दूर भेजना बहुत डिफिकल्ट काम है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसमीटर इसको एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ अटैच कर देता है और उसके बाद वो उसको आगे भेजता है। डायरेक्ट आप वो नहीं भेज सकता ना, सोर्स से जो मैसेज आएगा वो लो फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन ट्रांसमीटर उसको हाई फ्रीक्वेंसी के मैसेज में चेंज करेगा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलेशन ना। मॉड्यूलेशन के बारे में आगे लास्ट में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आप टर्म समझ लीजिए मॉड्यूलेशन क्या है। तो ये क्या है, अटैचमेंट ऑफ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज विथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये आपका जो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, आपने जो बोला ट्रांसड्यूसर उसको चेंज कर देगा, लेकिन चेंज करने के बाद भी वो जितनी फ्रीक्वेंसी का आपका मैसेज है उसी फ्रीक्वेंसी का वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनेगा। उसको फिर हमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ अटैच करना पड़ता है। तो इस अटैचमेंट के प्रोसेस को ही हम लोग मॉड्यूलेशन बोलते हैं, इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। अब देखिए जो मॉड्यूलेशन होगा इसमें क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा, उसको हम एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अटैच कर देते हैं और फिर उसको हम भेजते हैं ना ट्रांसमीटर, तब उसके बाद उसको भेजता है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है इसको हम रिफर करते हैं एज ए कैरियर वेव। ये इसको कैरी करके, ये इस मैसेज को, ये जो लो फ्रीक्वेंसी वाला हमारा वो एक्चुअल मैसेज ये है, इसको कैरियर वेव के थ्रू वो कैरी करके ले जाएगा ना। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का काम है कैरी करना, इसलिए इसको हम कैरियर वेव बोलते हैं। फिर होता है नेक्स्ट डीमॉड्यूलेशन। ये कौन सा नंबर है, 11th। अब डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, अदर एंड पर जब ये वेव रिसीव होती है तो ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी दोनों अटैच रहते हैं। तो उसमें से लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हमारा काम का है जो हमें भेज चाहिए, तो उसको निकालने को ही हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन ना, एक तरह से मॉड्यूलेशन का रिवर्स प्रोसेस। तो ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, या एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल। लो फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ही हमारा मेन जो है जो हमें चाहिए। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रिसीव्ड सिग्नल। रिसीव्ड सिग्नल में हाई फ्रीक्वेंसी वाला भी मिक्स होगा। फिर एक और टर्म हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, रिपीटर। रिपीटर का काम क्या होता है कि कई बार हमें मान लीजिए ज़्यादा डिस्टेंस तक कोई चीज़ को भेजनी है, तो जैसे मान लीजिए आपने, कोई पर्सन ने कुछ बोला तो ये मोबाइल है, मोबाइल से सिग्नल बना। अब वो सिग्नल क्या होता है, टावर पे जाता है ना, यहाँ के टावर पे गया, फिर वो दूसरी जगह के टावर पे रिसीव होता है, फिर वहां से जो यूजर होगा उसके मोबाइल पे जाता है। लेकिन अगर हम इसी प्रोसेस को रिपीट कर दें ना, जैसे आपने एक बार बोला आपको ज्यादा डिस्टेंस तक भेजनी है, तो मोबाइल में साउंड गया, वहां से कोई टावर में गया, फिर उस, तो ये ट्रांसमिटिंग टावर है, ये रिसीविंग टावर है। तो अब ट्रांसमिटिंग टावर से हमने एक रिसीविंग टावर तक साउंड भेजा, फिर उसको हमने फिर से वापस से ट्रांसमिट कर दिया ना, तो अब ये बाद में फिर से ट्रांसमिटिंग टावर बन गया और दूसरे को भेजा ना, तो उसने रिसीव किया और वो रिसीव करके फिर आगे दे दे ना। तो अगर हम इसी को रिपीट कर देते हैं तो इसी को प्रोसेस को हम रिपीटर बोलते हैं।
ना। तो यहाँ पे क्या होता है, रिसीवर और ट्रांसमीटर का हम कॉम्बिनेशन कई सारा डाल देते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। कई सारे रिसीवर ट्रांसमीटर लगा दो तो प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। तो आपने जैसे यहाँ पे ये जो लगाया, ये क्या है, ये यहाँ पे रिपीटर का काम कर रहा है। ये ट्रांसमिटेड सिग्नल आ रहा है, रिसीव कर रहा है, फिर आगे ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर, ये दोनों के कॉम्बिनेशन का काम कर रहा है। तो ये पूरा हमारा बेसिक कुछ टर्म्स हो गए। अब नेक्स्ट हम लोग आगे शुरू करते हैं। तो अब देखिए, जो आगे हमें पढ़ना है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें देखिए ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम समझना है। तो ट्रांसमीटर के बारे में समझना है, कम्युनिकेशन चैनल के बारे में समझना है, रिसीवर के बारे में समझना है। तो हम लोग एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चैनल के बारे में समझते हैं ना। तो चैनल के बारे में समझने से पहले थोड़ा हम लोग जो भी मैसेज आते हैं वो किस फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं वो समझ लेते हैं। तब हम इसके बारे में समझने में हमें थोड़ा इजी पड़ेगा। तो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, पहले बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल लिस्ट देख रहे हैं कि क्या होता है। तो देखिए, जो भी हमारा सिग्नल होता है नॉर्मली आप उसको ऐसे तीन पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। कि मान लीजिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन हो रहा है। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में हम लोग क्या है, वॉइस मैसेज जा रहा है। तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में केवल वॉइस मैसेज होगा। और वॉइस मैसेज की फ्रीक्वेंसी जो होती है, जो हम बोलते हैं डेली लाइफ में, वो 300 हर्ट्ज से करीब 3100 हर्ट्ज के बीच में हमारा साउंड रहता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो हमारा मैसेज होगा टेलीफोनिक कम्युनिकेशन में, जो हमारा मैसेज रहता है उसकी जो बैंड विड्थ आएगी वो कुछ आ रही है 2800 हर्ट्ज। इतनी फ्रीक्वेंसी का हम साउंड निकालते हैं। अब इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर इसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल बना देगा और उस सिग्नल को हमें फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल कैरियर वेव में अटैच करना पड़ता है। तो एक तो ये टेलीफोनिक कम्युनिकेशन की हमारी ये बैंडविड्थ हो गई। फिर अगर म्यूजिक वगैरह का अगर हम देखें, फॉर म्यूजिक चैनल्स, म्यूजिक चैनल में क्या होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट के साउंड भी निकलते हैं। बोलने के अलावा वॉइस जो हम बोलते हैं उस मैसेज के अलावा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे भी साउंड आते हैं। तो उसमें लगभग 20 हर्ट्ज से जो हम सुन सकते हैं, से 20,000 हर्ट्ज तक का सारा ही लगभग फ्रीक्वेंसी इंक्लूड हो जाता है म्यूजिक वगैरह में। तो म्यूजिक को अगर आपको ट्रांसमिट करना है आगे, तो उसके लिए बैंडविड्थ कितना लगेगा आपका, उसके लिए आपको बैंडविड्थ चाहिए होगा अराउंड, ये डिफरेंस लेंगे तो वही लगभग आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज। फिर नेक्स्ट जो हमारा, जैसे आप देखिए कम्युनिकेशन सिस्टम में आप क्या क्या देखते हैं, जैसे रेडियो देखते हैं। तो रेडियो इसका हुआ, म्यूजिक चैनल वाला हो गया। टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर टीवी देखते हैं। तो टीवी जो होता है, टीवी में क्या होता है, केवल वॉइस मैसेज ही नहीं होते हैं, केवल साउंड ही नहीं होता है, उसमें वीडियो भी आ जाता है। जब वीडियो भी आ जाता है तो इसके लिए हमें फिर और ज़्यादा बैंडविड्थ लगता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो बैंडविड्थ आता है टीवी सिग्नल्स में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वीडियो भी आ गया प्लस ऑडियो भी आ गया ना, तो दोनों की वजह से इसका बैंडविड्थ ज़्यादा हो जाता है। तो ये अराउंड हमारा कुछ मेगा हर्ट्ज में चला जाता है ना। इतना मेगा हर्ट्ज का हमें बैंडविड्थ चाहिए होता है। जो हमारे सिग्नल्स होते हैं वो इस फ्रीक्वेंसी में वेरी कर रहे होंगे।
मतलब उनकी लो और हाई के बीच का ये डिफरेंस है करीब। तो ये तो हमने जो देखा बैंडविड्थ, ये सिग्नल्स का बैंडविड्थ देखा। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बैंडविड्थ फॉर ट्रांसमिशन मीडियम। तो अब जो भी हम मैसेज, हमारा जो मैसेज है हमने अभी उसका बैंडविड्थ देखा। अब वो जिसके थ्रू ट्रांसमिट होगा, वो जो मीडियम होगा वो कहाँ से कहाँ तक के बैंडविड्थ को एकोमोडेट कर सकता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी जो चैनल है जिसके थ्रू मैसेज जाएगा वो हर फ्रीक्वेंसी के साउंड को अपने थ्रू मैसेज को सेंड कर सकता है, उसमें भी लिमिटेशन है। तो वो वाली हम देख रहे हैं कि वो किस किस बैंडविड्थ के साउंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो हमें मेनली देखिए जो मिलेंगे मीडियम के लिए, उसमें एक तो कोएक्सियल केबल्स मिलते हैं। ये जो कोएक्सियल केबल होते हैं इनके लिए जो बैंडविड्थ आती है, ये कितने बैंडविड्थ तक का मैसेज ट्रांसमिट कर पाते हैं, 750 मेगाहर्ट्ज के रेंज के अगर मैसेज है तो वो ट्रांसमिट कर लेंगे। फिर दूसरा एक हम देखते हैं वायरलेस ना, जिसको हम नाम देंगे फ्री स्पेस के थ्रू, कम्युनिकेशन थ्रू फ्री स्पेस ना, वायरलेस मैसेज जो हम भेजते हैं। तो फ्री स्पेस में जो होता है ये कुछ किलो हर्ट्ज से लेकर के कुछ गीगा हर्ट्ज तक का बैंडविड्थ हमें मिलता है ना। तो यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है, bandwidth will be between few kilohertz to few गीगाहर्ट्ज ना, इसके बीच में फ्री स्पेस में, मतलब वायरलेस के थ्रू हम मैसेज भेज पाते हैं। और फिर एक होता है जो अभी रिसेंटली मतलब कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, ऑप्टिकल फाइबर। रिसेंटली तो नहीं, इसको भी काफी टाइम हो गया। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है ये अराउंड गीगा हर्ट्ज, 100 गीगा हर्ट्ज तक का बैंडविड्थ ऑफर कर पाता है ना। इसका जो बैंडविड्थ आता है ये अराउंड 100 गीगा हर्ट्ज तक का भेज पाता है ना। तो ये हमने जो ट्रांसमिशन में जो चैनल यूज होंगे उनकी हमने बैंडविड्थ देखी। और हमने इधर देखा कि ये जो हमारा मैसेज होता है ओरिजिनल मैसेज, उसका क्या बैंडविड्थ होता है ना। देखो हमने आपको ये बताया ना कि मॉड्यूलेशन में हम लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करते हैं। तो जब वो हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं तो वो कौन सा चैनल है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करके भेजते हैं। तो कोएक्सियल केबल से भेजना है तो उस हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी चूज करेंगे, फ्री स्पेस से चूज कर सेंड करना है तो उसके हिसाब से हाई फ्रीक्वेंसी में अटैच करेंगे। तो ये वो वाला पार्ट है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं हम लोग चैनल के बारे में ना। हमें देखिए तीन चीजें इसमें है हमारा पढ़ने के लिए, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर ना, ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम का पार्ट है। तो हम अभी कम्युनिकेशन चैनल के बारे में देखते हैं, फिर हम ट्रांसमीटर के बारे में देखेंगे और रिसीवर के बारे में। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कम्युनिकेशन चैनल के बारे में। देखिए ये जो कम्युनिकेशन चैनल मतलब जो ये फिजिकल मीडियम होगा जिसके थ्रू सिग्नल मूव करेंगे, प्रोपोगेट करेंगे बिटवीन ट्रांसमिटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन, उसी को हम लोग नाम देते हैं कम्युनिकेशन चैनल ना। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फिजिकल मीडियम
through which signal propagate between transmitting station and receiving station is called communication चैनल। ये जो कम्युनिकेशन चैनल होगा उसको आप ब्रॉडली दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हो। एक होगा स्पेस कम्युनिकेशन और एक होगा वायर्ड कम्युनिकेशन, जिसको हम लाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक होगा हमारा स्पेस कम्युनिकेशन और दूसरा होगा लाइन। लाइन मतलब वही वायर्ड के थ्रू। तो अभी इस चैप्टर में हमें केवल स्पेस कम्युनिकेशन पे फोकस करना है ना, यही हमारे सिलेबस का पार्ट है, स्पेस कम्युनिकेशन। तो हम लोग स्पेस कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। स्पेस कम्युनिकेशन के थ्रू जो भी मैसेज है उसको समझने के लिए हम सिंपल एक एग्जांपल से सोच सकते हैं। मान लीजिए एक रूम है, एक रूम में चिंटू और पिंटू हैं। चिंटू के पास एक बॉल है, उसको पिंटू तक भेजना है। तो वो कैसे कैसे भेज सकता है? एक तो वो फ्लोर पे रोल करा के भेज सकता है, एक तो फ्लोर पे रोल करा के भेज सकता है। दूसरा वो डायरेक्ट ऐसे फेंक सकता है इसके पास ना, डायरेक्ट वो हवा में फेंके और वो इसके पास रिसीव हो जाए ना, चिंटू से पिंटू के पास डायरेक्ट ऐसे। और तीसरा क्या हो सकता है कि वो ऊपर सीलिंग की तरफ फेंके, वो ऊपर जाए, सीलिंग से टकराए और फिर इधर रिसीव हो जाए ना, सीलिंग से टकरा के भेज सकता है। तो ऐसे बीच में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो एक ये बॉल एक तरह से यहाँ मैसेज है, उस मैसेज को मुझे यहाँ चिंटू से पिंटू तक भेजना है। तो मैं ग्राउंड पे रोल करा सकता हूँ, डायरेक्ट फेंक सकता हूँ, या ऊपर से टकरा के यहाँ पे भेज सकता हूँ। तो ऐसे तीन टाइप से कम्युनिकेशन हो सकता है स्पेस में। तो ये तीन टाइप के जो कम्युनिकेशन होंगे वो क्या क्या है वो हम लोग समझते हैं ना। जब हमारा ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ मैसेज जाता है तो वो तीन टाइप से जा सकता है। तो एक टाइप होगा ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव जैसे आपने ग्राउंड पे रोल करा दिया बॉल को, उस टाइप का हुआ। दूसरा होगा स्पेस वेव। स्पेस वेव मतलब जो आपने डायरेक्ट भेजा, फेंका बॉल को, तो हम मैसेज को डायरेक्ट ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ भेजते हैं। और एक तीसरा होगा स्काई वेव। स्काई वेव में हम मैसेज को ऊपर स्काई की तरफ भेजते हैं, वो आयनोस्फीयर से टकरा करके नीचे आ जाता है ना। हम आगे पढ़ेंगे कि आयनोस्फीयर से कुछ सर्टेन फ्रिक्वेंसी के मैसेज TIR करेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो वापस आ जाएंगे। तो ऐसे हमारा जो मैसेज को आगे भेजने का तरीका होगा वो भी ऐसे तीन टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड वेव या सरफेस वेव। ग्राउंड वेव या सरफेस वेव में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ट्रांसमिशन वाला स्टेशन होगा वहां से हम लोग प्लेन वर्टिकली पोलराइज्ड वेव के फॉर्म में, वर्टिकली पोलराइज्ड वेव के फॉर्म में ऐसे मैसेज को भेजते हैं ना। इधर ट्रांसमीटर वाला है, इधर रिसीवर है ना, ये ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है। तो ये वर्टिकली पोलराइज्ड वेव के फॉर्म में हम लोग सिग्नल को भेजेंगे।
तो ये एक एक पॉइंट लिखता जाता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, सिग्नल यहाँ पे जो रहता है वो कैसा सिग्नल रहता है, सिग्नल विल बी वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। जहाँ पे जो हम मैसेज भेजते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में भेजते हैं और वो वर्टिकली पोलराइज्ड होता है। वर्टिकली पोलराइज्ड क्यों होता है, वर्टिकली पोलराइज होने से ना ये एक्चुअली ये पूरा ग्राउंड तक ऐसे आ रहा होगा ना, ग्राउंड के एकदम क्लोज होता है ये, इसीलिए ग्राउंड वेव इसका नाम है, सरफेस वेव। ये ग्राउंड के अलॉन्ग ऐसे, अगर ऐसे ग्राउंड आगे टर्न हो रहा है तो ये भी उस ग्राउंड के साथ साथ ऐसे प्रोपोगेट कर सकता है, सरफेस के अलॉन्ग ये मूव कर सकता है। अब सरफेस के अलॉन्ग मूव करने में यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हैं। पहले तो हम इसको वर्टिकली पोलराइज क्यों रखते हैं, क्योंकि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो जब हम यूज कर रहे होते हैं तो वो इसके वजह से अफेक्ट नहीं होते हैं ना, अदरवाइज वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो ड्यू टू वर्टिकल पोलराइजेशन इलेक्ट्रिकल instruments will not be affected by this। दूसरा देखिए क्या है, जब ये ऐसे पोलराइज्ड होते हैं तो इसके वजह से क्या होता है, मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस यहाँ पर ऐसे है, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा ग्राउंड में, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर को होगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होने लगेगा ना। ऊपर को है मतलब प्लस से निकल रहा होगा ना, नीचे को मतलब माइनस पे टर्मिनेट हो रहा है। तो ऐसे ग्राउंड पे क्या होता है, जब ये ट्रेवल करते हैं तो ग्राउंड पे प्लस माइनस ऐसे इंड्यूस हो जाते हैं, चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं ना। अब ये जब चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं और ये सरफेस के थ्रू बार बार ये चेंज हो रहा है तो ये चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होने लग जाता है ना। तो ये जो ग्राउंड वेव या सरफेस वेव होते हैं ये ग्राउंड के पास होते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि ग्राउंड में चार्ज पोलराइज हो रहे हैं और एनर्जी का लॉस होने लग रहा है। तो इसका मतलब कि इसको हम ज्यादा दूर तक नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि दूर तक भेजने के लिए एनर्जी बची रहनी चाहिए। एनर्जी अगर लॉस होती जाएगी तो वो हमारे लिए बेटर नहीं है। तो एक तो दूर तक नहीं भेज पाएंगे ऐसे ग्राउंड वेव या सरफेस वेव के थ्रू हम मैसेज को, और दूसरा अगर जितनी तेज ये फ्लक्चुएट करेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतनी तेजी से यहाँ चार्ज भी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब एनर्जी का लॉस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला अगर हमें मैसेज भेजना है तो उसके लिए भी ये वेब सुटेबल नहीं है ना, क्योंकि वहां एनर्जी का लॉस और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ग्राउंड वेव या सरफेस वेव लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है और हाई फ्रीक्वेंसी वाले मैसेज के लिए भी सुटेबल नहीं होते हैं। ये जो सुटेबल होते हैं ये मोस्टली इनकी जो फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए सुटेबल होते हैं। ये लगभग 500 किलो हर्ट्ज से कुछ 1500 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए ये सुटेबल है। ये एफ यहाँ पे क्या है, सुटेबल फ्रीक्वेंसी फॉर ग्राउंड वेव। हम जो भी मैसेज भेजते हैं वो एक तो हाई फ्रीक्वेंसी वाले में अटैच करके भेजेंगे, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला मतलब 500 किलो हर्ट्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, 1500 के बीच में इसको रख रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स देखे वो हम लोग नोट कर लेते हैं। ड्यू टू ग्राउंड वेव क्या हो रहा है, सरफेस में चार्ज इंड्यूस हो जा रहा है, चार्ज इंड्यूस हो रहा है, और ये चार्ज क्या होगा, मूव करता रहेगा ना, जैसे जैसे वेव मूव करेगी उस हिसाब से चार्ज भी मूव करता है, तो जिसके वजह से एनर्जी का लॉस होता है।
तो अब ग्राउंड वेव की वजह से एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल नहीं है, और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो लॉस भी बढ़ेगा, तो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी सुटेबल नहीं है। ड्यू टू लॉस ग्राउंड वेव इज नॉट suitable for long distance communication और नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। साथ में क्या है, जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वेव की तो लॉस और ज़्यादा होगा, तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो ये हमारा एक तो ग्राउंड वेव हो गया। ग्राउंड वेव क्या हो रहा है, ग्राउंड के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, वर्टिकली पोलराइज्ड होता है, और उसका ये रेंज होता है। फिर दूसरा आता है हमारा स्काई वेव। स्काई वेव जो होता है, इसमें देखिए क्या होगा, हमें पता है कि जैसे हमारा अर्थ है, और अर्थ के अराउंड अलग अलग ऐसे कई सारे एटमॉस्फेयर के लेयर हैं। तो इसमें जो आयनोस्फीयर वाला लेयर है, जो हमारा आयनोस्फीयर वाला लेयर है, आयनोस्फीयर हमें पता है कहाँ से कहाँ तक है करीब। आयनोस्फीयर के लिए जो हाइट होती है वो अराउंड 80 किलोमीटर से लेकर के अराउंड 300 किलोमीटर तक होती है। तो अगर इस लेयर में जब मैसेज जाता है तो वहाँ TIR की वजह से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो ऐसे हमने यहाँ से कोई मैसेज भेजा तो हम उसको TIR करा के ऐसे अलग अलग जगह यहाँ से ट्रांसमिट कर रहे हैं, हम अलग अलग जगह ऐसे रिसीव कर सकते हैं। लेकिन TIR में भी एक रेंज है ना, ऐसा नहीं कि हर फ्रीक्वेंसी का साउंड TIR कर जाएगा ना। ये देखा जाता है कि अगर फ्रीक्वेंसी, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो TIR करती है उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। इसकी वैल्यू अराउंड 30 टू 40 मेगा हर्ट्ज के करीब आती है ना। इसकी वैल्यू जो होती है 30 मेगा हर्ट्ज टू 40 मेगा हर्ट्ज होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बोल सकते क्योंकि एटमॉस्फेयर में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं, तो एक रेंज में हम बात करेंगे। तो पहले तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है वो नोट कर लेते हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी which can be reflected ना। रिफ्लेक्शन क्यों होगा, TIR के थ्रू ना। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयरर मीडियम है ना। ऊपर जाते जाएंगे तो रेयरर में जाते जाएंगे तो कभी ना कभी TIR होगा, अगर मीडियम की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में हुई तो। अब देखिए ये जो स्काई वेव में ट्रांसमिशन हो रहा है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, 30-40 मेगा हर्ट्ज से वो ज्यादा नहीं होने चाहिए ना। अगर उससे ज्यादा होगा तो वो इसको क्रॉस करके निकल जाएगा, तो फिर वापस आएगा ही नहीं ना। तो स्काई वेव में भी हमारी लिमिटेशन है
कि 30-40 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो फिर अब अगला जो आता है वो आता है जो अब लेटेस्ट मेनली यूज होता है, स्काई वेव, मतलब एक तरह से बॉल ऊपर से टकरा के नीचे आई ना। अब डायरेक्ट वाला हम लोग देख रहे हैं ना, डायरेक्ट बॉल कैसे फेंकते हैं, तो वो वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्पेस वेव। इसको ट्रोपोस्फेरिक ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। ये नीचे के लेयर पे होता है, उस हिसाब से ये नाम दिया गया है ना, स्पेस वेव हाइट पे नहीं होता। और इसको हम लोग आयनोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं। देखिए ये जो स्पेस वेव या ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन होगा, ये समझ गए ना, इसको आयनोस्फेरिक वेव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं, स्काई वेव को। और यहाँ पर स्पेस वेव में क्या होता है, इसके दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इसको। एक तो हम इसमें क्या होता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन करते हैं, तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, और दूसरा होगा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो ये देखिए ये जो होगा स्पेस वेव, ये मेनली कौन से फ्रिक्वेंसी के लिए सूटेबल है, 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जो फ्रिक्वेंसीज होंगी, 30 to 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की, उनके लिए फिर यही वेव सूटेबल है ना। ना तो आयनोस्फेरिक मतलब स्काई वेव से काम चलेगा, ना ग्राउंड वेव से। तो अब ये जो स्पेस वेव कम्युनिकेशन होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, LOS, और दूसरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो भी हमारा जैसे ये अर्थ है, तो मान लीजिए आपने यहाँ से सिग्नल सेंड किया, तो सिग्नल जब सेंड करेंगे तो जहाँ तक डायरेक्ट इसके रिसीवर एक लाइन में पड़ रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना। अब इधर कोई रिसीवर है तो वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा इसके साथ ना। लाइन ऑफ साइट जो सीधे सीधे लाइन में वेब के पड़ेंगे उनमें ही कम्युनिकेशन हो पाएगा, वो लाइन ऑफ साइट है ना। ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीविंग एंटीना है, टावर बोलते हैं इनको ना। और एक होता है सैटेलाइट ना, ये हमारा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है। और सैटेलाइट वाले कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये हमारा ट्रांसमिटिंग टावर है और ये रिसीविंग टावर है। और दूसरे में क्या होता है कि आपने ट्रांसमिटिंग टावर से मैसेज स्पेस में भेजा और इसके अराउंड कोई सैटेलाइट है वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड ना, तो उसने सैटेलाइट ने रिसीव किया और रिसीव करके फिर उसने जो भी आपका रिसीविंग टावर होगा उसको सेंड कर दिया। तो ऐसे जो स्पेस वेव के थ्रू होगा 40 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के जो भी होंगे उनके लिए या तो ये कम्युनिकेशन यूज करते हैं या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो हम लोग पहले लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन थोड़ा देख लेते हैं। तो अब देखिए जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होगा इसमें क्या होगा कि अर्थ सरफेस से हमने मान लीजिए कोई यहाँ पे एक टावर रखा हुआ है,
तो जो भी इसके डायरेक्ट लाइन में आ पाएगा वहीं तक ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो मान लीजिए हमें अगर निकालना है कि भाई अगर हमने एक h हाइट का टावर बनाया तो ये h हाइट कितना एरिया यहाँ पे कवर कर पाएगा, कितनी डिस्टेंस कवर हो पाएगी। तो हम कैसे सोच सकते हैं, हम यहाँ से कैसे टेंजेंट बना देंगे। ये अर्थ का सेंटर ले लिया, ये कुछ h है, ये हमारा कुछ रेडियस होगा r, ये डिस्टेंस भी r होगी। तो ये टावर कितनी डिस्टेंस कवर कर पा रहा है अर्थ पे अपने से, तो वो डिस्टेंस हम कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम उसकी वैल्यू बोल सकते हैं d इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का स्क्वायर। नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये हाइपोटेन्यूस है जिसकी वैल्यू आर प्लस एच, ये आर है। तो डी की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये कितना आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH माइनस आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर ये जो एच स्क्वायर होगा ये 2RH के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, आप इसको ऐसे लिख दो h प्लस 2r। अब आपको पता है जो भी आप टावर बनाओगे वो कितने किलोमीटर का बना दोगे, 1-2 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर भी नहीं होता ना, बहुत ज्यादा हो जाता है, वो 500-700 मीटर का, 1 किलोमीटर भी मान लो। तो रेडियस के आगे तो ये हाइट नेग्लिजिबल है ना, ऐड करने में इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो h इंटू 2r, मतलब मल्टीप्लाई करने में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना। तो ये तो मतलब कितनी डिस्टेंस कवर होगी, डी स्क्वायर का डी इधर कर दीजिए। तो अगर हमने एक h हाइट का टावर लिया तो वो अपने सराउंडिंग में 2RH का डिस्टेंस कवर करेगा ना, ये एक तरह से उसका रेंज हो गया। तो अगर हम इसको लें तो ये कितना एरिया कवर करेगा ना, एक तरह से ये डी डायमीटर सरफेस पे हो गया ना। तो ये कितना एरिया कवर कर लेगा एक h हाइट का टावर अगर हम लेते हैं स्पेस लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए, तो ये आ जाएगा पाई इंटू 2RH, 2πRH, ये हमारा एरिया कवर कर रहा होगा एक ऐसे टावर ना। यहाँ पे अगर हम मानते हैं कि भाई ट्रांसमीटर टावर की हाइट है कुछ, रिसीवर हाइट की हाइट अभी नेग्लिजिबल है, अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की हाइट है तो कितना ये एरिया कवर कर पाएंगे, तो इनके बीच की हम डिस्टेंस फिर कितनी ले सकते हैं, अगर हमने ऐसा कुछ लेते हैं, मान लीजिए हमने अर्थ सरफेस बनाया है, इधर हमारा ट्रांसमिटिंग टावर है और इधर रिसीविंग टावर है, ये हमारा अर्थ सरफेस है। अगर इसकी हाइट कुछ ht है और रिसीविंग की हाइट hr है, तो इस टाइम पे ये मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस रेंज आप कितनी रख सकते हैं, तो ये अपने से कितनी डिस्टेंस तक कम्युनिकेट कर पाएगा, वो मान लीजिए d1 है, और ये अपने से कितनी मैक्सिमम डिस्टेंस कम्युनिकेट कर पाएगा, वो मान लीजिए d2 है। तो हमने अभी देखा कि d1 की वैल्यू क्या होगी, इसके हाइट पर डिपेंड करेगी, वो आएगी √2rht। सेम वे में d2 की वैल्यू आएगी √2rhr। तो ये दोनों मिल के अगर दोनों की हाइट दी है तो यहाँ पे रेंज आप बोल सकते हैं √2rht प्लस √2rhr ना, ये यहाँ पे रेंज होगा लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए ना। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन में आपको ऐसे डायरेक्ट जहां तक सिग्नल जा पा रहा है टावर टू टावर वहीं तक ये कम्युनिकेशन हो पाएगा। फिर दूसरा हमारा था लाइन स्पेस कम्युनिकेशन का दूसरा पार्ट था सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होगा, ये हमारा अर्थ है, इसके अराउंड हम कोई ऑर्बिट लेते हैं ना। हमें कम्युनिकेशन के लिए अगर चाहिए तो इसमें हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट लेते हैं ना, जियो स्टेशनरी, और यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट रखते हैं, अब इससे जाता है और सैटेलाइट ऐसे वापस मैसेज को ट्रांसफर कर देगा ना। तो ये हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन हुआ।
अगर आपको एक अर्थ को कंप्लीटली कवर करना है तो कम से कम आपको 3 ऐसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगते हैं, सो दैट कि पूरा अर्थ कवर हो पाए। ना सैटेलाइट कम्युनिकेशन में ऑर्बिट जो हम यूज करते हैं वो मेनली 3 टाइप के ऑर्बिट यूज करते हैं। एक तो हम, जैसे ये हमने अर्थ लिया, तो अर्थ के अराउंड एक तो हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यूज करते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट यूज करते हैं, जो कि 3 सैटेलाइट से पूरा अर्थ कवर हो जाता है। फिर एक पोलर ऑर्बिट भी यूज करते हैं, ये हमारा अर्थ है तो पोलर ऑर्बिट भी यूज करते हैं। पोलर ऑर्बिट में क्या होता है कि ये मेनली स्पाई पर्पज वगैरह के लिए यूज होता है। इसमें कम्युनिकेशन होगा लेकिन ऑल टाइम कम्युनिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो होगा पोलर ऑर्बिट है। ऐसा भी ऑर्बिट में हम सैटेलाइट रख करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और एक और ऑर्बिट यूज होता है अर्थ के अराउंड, इलिप्टिकल ऑर्बिट। हाई, ज्यादा हाइट पे जाकर के ऐसा इलिप्टिकल ऑर्बिट यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाईली इलिप्टिकल या फिर इंक्लाइंड ऑर्बिट। तो हमारा पर्पज क्या है उस हिसाब से हम ऑर्बिट चूज करते हैं कि कौन से ऑर्बिट वाला सैटेलाइट को कम्युनिकेशन में यूज करना है ना। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन मेनली हमें कहाँ यूजफुल होगा, 40 मेगाहर्ट्ज के ऊपर ही यूजफुल होगा ना। हालांकि इसके नीचे भी हम यूज कर सकते हैं, उसके नीचे स्काई वेब हम यूज करते हैं, लेकिन हम चाहें तो उसके में भी ये यूज कर सकते हैं। तो हमने अभी जो ये सब देखा, ये सब हमने कम्युनिकेशन में जो चैनल यूज हो रहा है ना, चैनल के बारे में देखा कि चैनल को से मैसेज कैसे कैसे हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमने देखा एक तो लाइन कम्युनिकेशन हो सकता है या स्पेस कम्युनिकेशन। स्पेस कम्युनिकेशन में 3 टाइप थे, ग्राउंड वेव, स्काई वेव और स्पेस वेव। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं ट्रांसमीटर के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसमीटर के बारे में। हमें पता है कि जो भी मैसेज आएगा, वॉइस मैसेज को ट्रांसड्यूसर चेंज करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ट्रांसमीटर में, और फिर उसको आगे हमें सेंड करना रहता है। तो सेंड करने का काम डायरेक्ट नहीं होता ना, ट्रांसमीटर के अंदर देखिए क्या क्या होता है। अब हम लोग ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं। ट्रांसमीटर में क्या होगा, ट्रांसमीटर में जो भी हमारा मेन सिग्नल जो हमें भेजना है उसको मेन सिग्नल लिख देते हैं। एक तो मेन सिग्नल होता है और एक मेन सिग्नल होगा। मेन सिग्नल आएगा और इसके अंदर एक मॉड्यूलेटर होता है ना। ये मॉड्यूलेटर जो होगा मेन सिग्नल को चेंज कर देगा और हाई फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल में चेंज कर देगा। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल को आगे ट्रांसमिट किया जाएगा। तो अभी ये मैंने पूरा इसका अभी ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाया, पहले ये मॉड्यूलेटर का काम समझा के फिर मैं ट्रांसमीटर का ब्लॉक डायग्राम बनाता हूँ। तो ट्रांसमीटर के अंदर मेनली क्या हो रहा है, एक तो लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी हो रही है और फिर उसको एंटीना के थ्रू आगे भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि क्यों मॉड्यूलेटर का काम है, मॉड्यूलेशन की जरूरत क्या है? तो ट्रांसमीटर का वर्क में, ट्रांसमीटर में मेन काम क्या है, ट्रांस मॉड्यूलेटर मॉड्यूलेशन हो रहा है और फिर उसको आगे भेजा जा रहा है। तो मॉड्यूलेशन की नीड क्या है ना, पहले हमें वो समझना है। तो हम लोग अभी वो पहले समझ रहे हैं, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। वो समझ के फिर ट्रांसमीटर के बारे में समझेंगे। देखिए नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है। तो एक तो पहली नीड है इसकी, साइज ऑफ एंटीना जो होता है।
जो एंटीना की हाइट होती है ना, जो भी हम एंटीना बनाते हैं, इसकी जो हाइट होती है, ये जो हम साउंड भेज, जो भी हम सिग्नल भेज रहे हैं उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल होती है ना। आप समझिए, ये जो हाइट होती है ये अच्छे से तभी साउंड भेज, सिग्नल भेज पाता है जब उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा। तो जो हाइट होगी, हाइट, एक सेकेंड, एंटीना should be comparable to wavelength of signal नहीं, ये प्रॉपरली फंक्शन कर पाए उसके लिए अगर ये कंपेरेबल होंगे तभी अच्छे से वो सिग्नल को आगे ट्रांसमिट कर पाता है। अब आपको पता है कि जो इसकी हाइट है वो वेवलेंथ के कंपेरेबल है, और कम से कम मिनिमम कितनी हाइट चाहिए होती है इसकी, वेवलेंथ का बाई 4, लैम्डा बाई 4 कम से कम हाइट चाहिए, या इससे ज्यादा ही चाहिए होगी। और आपको पता है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी लो होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, वेवलेंथ हाई हो जाएगा ना, वेवलेंथ हाई हो जाएगा। अगर वेवलेंथ हाई होगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हाइट भी हमें बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो अगर हमने हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल लिया तो हमारा वेवलेंथ लो हो जाएगा, वेवलेंथ लो हो जाएगा तो हमें एंटीना का हाइट भी ज्यादा नहीं रखना पड़ेगा। नॉर्मली ये देखा गया कि अगर आपको 20 किलो हर्ट्ज का, अगर आपने जो इससे जो आपने साउंड निकालते हैं म्यूजिक में, मान लीजिए 20 किलो हर्ट्ज का साउंड आ रहा है, उसको अगर आपको भेजना है तो उसके लिए जो वेवलेंथ आती है वो करीब 15 किलोमीटर के आसपास आएगी, 15 किलोमीटर के आसपास। तो इसका मतलब 15 किलोमीटर का बाई 4 इतने हाइट का एंटीना बनाना पड़ेगा। बाई 4 भी करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 3.75 करीब। तो मतलब 4 किलोमीटर के आसपास का करीब आपको एंटीना बनाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमें हाई फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, ये जो ये फ्रीक्वेंसी ये लो में आएगी ना, इसको हम और ज्यादा हाई में चेंज करेंगे, मेगा के रेंज में लाएंगे ना, किलो से मेगा के रेंज में। जब मेगा के रेंज में आएगा तब जाके वेवलेंथ हमारी मीटर के रेंज में आएगी ना। जब वेवलेंथ मीटर के रेंज में आएगी तब हम हाइट को कम रख पाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है कि एंटीना का साइज ना, तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। फिर दूसरा हमारा नीड क्या है इसका, पावर रेडिएशन बाय एंटीना। एंटीना जो पावर रेडिएट करता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लैम्डा जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा ना, वो फिर अच्छे से पावर रेडिएट नहीं कर पाएगा। तो हमें पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी, अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तभी हमारा वेवलेंथ लो हो पाएगा, वेवलेंथ लो होगा तभी पावर वहां पे रेडिएटेड हाई हो पाएगा ना। अगर हम सिग्नल को अच्छे से रेडिएट नहीं करेंगे स्ट्रेंथ के साथ, तब तक हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ये भी हमें क्या बोलता है, दूसरा जो रीजन है ये भी बोलता है कि वेवलेंथ को लो रखना है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें हाई चाहिए। फिर एक तीसरा रीजन होता है मॉड्यूलेशन का, मिक्सिंग ऑफ सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट ट्रांसमीटर्स। देखिए इसमें क्या है कि कई सारे, मान लीजिए आपके ट्रांसमिटिंग वाले टावर्स हैं ना, सभी मैसेज भेज रहे हैं। तो अगर सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में रहेंगे तो जब कहीं पर रिसीव होगा कोई एक में, तो ये इससे भी रिसीव कर रहा है, इससे भी रिसीव कर रहा है। तो अगर इसको पता है कि भाई इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच वाला इधर वाले टावर से आया है, इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी का इधर से आया है, तो वो आराम से उसको सेपरेट कर पाएगा ना। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि सब इसी एक ही फ्रीक्वेंसी रेंज में सब अपने अपने मैसेज भेज रहे हैं, तो वो यहाँ पे रिसीव होने के बाद उसको
अलग कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा, वो मिक्स हो जाएंगे फिर। तो इसीलिए हम एक बड़ा फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ बनाते हैं और उसमें से कुछ एक बैंडविड्थ इसको दे दिया, कोई एक बैंडविड्थ इसको दे दिया, और वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग वो रिसीव कर पाता है ना। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी जब तक नहीं लोगे तब तक आप सबके लिए अलग अलग बैंडविड्थ नहीं दे पाओगे ना। तो एक तो तीसरा मॉड्यूलेशन का रिक्वायरमेंट क्या है, अगर नहीं करोगे आप मॉड्यूलेशन, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करोगे, तो फिर आपको मैसेज को अलग अलग कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। एक साथ ही कई लोगों की आवाज सुनाई पड़ेगी, मान लो आप फोन पे बात कर रहे हो, है ना। तो तीसरा हमारा जो रीजन होगा मॉड्यूलेशन का वो है मिक्सिंग ऑफ सिग्नल। तो अब हम लोग आते हैं एमीटर के ब्लॉक डायग्राम, ट्रांसमीटर के ब्लॉक डायग्राम पे। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, ट्रांसमीटर के अंदर क्या क्या होता है, हमें पता है कि लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंटर किया और वो उसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर दिया, यही हमारा मॉड्यूलेशन है। तो वो अंदर होता कैसे है, तो इसके अंदर क्या होता है, एक लगा होता है मॉड्यूलेटर, इसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल इंटर करेगा और मॉड्यूलेटर उसको क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करेगा। हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद जो हमारा सिग्नल होता है उसकी एनर्जी भी लॉस हो चुकी होती है, उसको एक वो एम्पलीफायर में भेजेगा ना। ये जब सब बना रहा हूँ ये ट्रांसमीटर के अंदर का पार्ट है ना, यहाँ मैंने एक बस ब्रीफ आइडिया दिया, यहाँ पे अंदर और आइडिया दे रहा हूँ। तो उसको हम एम्पलीफायर में भेजते हैं, एम्पलीफायर में भेजते हैं, तो वो एनर्जी को एम्पलीफाई कर देगा। एम्पलीफाई करने के बाद हाई फ्रिक्वेंसी जो सिग्नल होगा उसको हम लोग फिर जा करके एंटीना में भेजेंगे ना, ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना होगा। तो ट्रांसमीटर, अब ये एंटीना जो होगा ये मैसेज को आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो ऐसे जो हमारा ट्रांसमीटर होता है ये उसका बिल्डिंग ब्लॉक हुआ ना, उसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल एंटर किया, मॉड्यूलेटर ने उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज किया, हमने उसको एम्पलीफाई किया, और एम्पलीफाई करने के बाद हमने उसको एंटीना के थ्रू आगे ट्रांसमिट कर दिया। अब यहाँ पे मॉड्यूलेटर ने कैसे वर्क किया ये वाला पार्ट भी अभी हम लोग समझेंगे ना। तो अब पहले हम लोग यही वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं कि मॉड्यूलेटर कैसे वर्क करता है, फिर ये सिग्नल जाकर रिसीवर वाले एंड पे रिसीव होगा, तो वो रिसीवर पे क्या हो रहा है फिर वो समझेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कैसे मॉड्यूलेटर लो फ्रीक्वेंसी और से सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में अटैच करता है। तो नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन में देखिए क्या होगा, हमारा एक तो होगा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, उसको हमें अटैच करना है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, जिसको हम लोग नाम देते हैं कैरियर वेव। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मान लो अभी हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी एस इक्वल टू कुछ V1। तो हमने लो फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया और हाई फ्रीक्वेंसी को कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया ना। ये मान लीजिए वोल्टेज रिप्रेजेंट कर रहा है ना, टाइम के साथ ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, साउंड वेव जो हमारा मेन सिग्नल है उसका, और ये कैरियर वेव का सिग्नल है। कैरियर वेव की ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये इससे बहुत हाई होगी। तो अब ट्रांसमिट हमें इसको करना है कैरियर वेव को, लेकिन हम कैरियर वेव में के साथ हम इसको अटैच करना चाहते हैं। तो हम अटैच कैसे करते हैं,
अटैच करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं ना। यहाँ पे इसका कुछ फेज भी ले लेते हैं ना। अटैच करने के हम ऐसे 3 तरीके होते हैं। हम या तो इसके एम्पलीट्यूड को इसके अकॉर्डिंग वैरी कराने लग जाएंगे, जैसे ये वैरी हो रहा है ना, एम्पलीट्यूड को वैरी कराने लग जाते हैं, या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को वैरी कराने लग जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। हाई फ्रीक्वेंसी है लेकिन वो हाई फ्रीक्वेंसी में भी वो थोड़ा प्लस माइनस होने लग जाएगा इसके अकॉर्डिंग, तो ये हो सकता है। या फिर इसके फेज को हम इसके अकॉर्डिंग वैरी कराने लग जाते हैं। तो जब हम इसको रिसीव करेंगे तो हम वहां चेक करते हैं कि क्या वैरी कर रहा है, और उसको देख करके फिर हम ये लो वाली फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करते हैं। अब कैसे डिटेक्ट होता है वो सब समझते हैं अभी, लेकिन हम इसमें इस वाली चीज को हम इसमें कैसे अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के 3 तरीके हैं। एम्पलीट्यूड में अटैच कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी में अटैच कर सकते हैं, फेज में अटैच कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे जो हमारा वेव होगा, मॉड्यूलेटेड वेव, वो 3 टाइप का होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव और फेज मॉड्यूलेटेड वेव। और मॉड्यूलेशन के भी हम 3 टाइप बोल सकते हैं ऐसे। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा होगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और तीसरा होगा फेज मॉड्यूलेशन। देखो आजकल आप सुनते हो एफएम आता है ना, तो एफएम जो होता है वो यही वाला होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव होता है। पहले रेडियो वेव होते थे, वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव होते थे, एएम वेव होते थे। हमें अभी इस चैप्टर में केवल इस पे ही फोकस करना है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव पे, तो हम उस पे ही बस देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में हम क्या करते हैं, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा उसको हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करने लग जाते हैं। तो कुछ हम अब वो कैसे करते हैं अभी आपको उस पर नहीं सोचना है ना। आपने क्या किया, करियर वेव को कुछ ऐसे कर दिया, उसके एम्पलीट्यूड में ये पूरा सिग्नल ऐड कर दिया। कैसे ऐड करेंगे वो सब हम अलग है, आप अभी बस इतना समझ लो कि ऐड कर दिया ना, हमने ऐड कर दिया। तो नया एम्पलीट्यूड ये कुछ आ गया इनटू ये वाला टर्म। तो हमारा अब जो करियर वेव होगा वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जिसको हम अब थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अभी बस जो देख रहे हैं वो कौन सा देख रहे हैं, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड में हम लोग ये इंफॉर्मेशन छुपा के भेज रहे हैं अब। तो ये जो आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, ए सी साइन ओमेगा सी टी प्लस 5। दूसरा आ जाएगा ऐसे कुछ आ गया। अब इसको हम लोग ऐसे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके साइन कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी फॉर्मूले से चेंज करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ए सी इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस 5 प्लस ए एस बाई 2। इसको हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ऐसे लिखा। तो ये जो हमारी वेव हुई टोटल, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या दिख रहा है, फाइनल रिजल्ट दिख रहा है ए सी इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस ए एस बाई 2 टू कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस इंटू टी माइनस 5
यहाँ पे माइनस है तो हम इसके अंदर एक पाई का फेज ऐड कर देंगे। ये पूरा एक वेव हो गया, प्लस AS/2 cos ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस इंटू टी प्लस 5 प्लस पाई। ये पूरा हमारा हो गया। तो आप जो आपका फाइनल वेव दिख रहा है उसमें कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी दिख रही है? ओमेगा सी दिख रही है, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस दिख रही है, और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एस दिख रही है। तो मतलब ये जो करियर वेव होगा, उस करियर वेव में भी ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी का एक रेंज बन जाएगा। तो ऐसे 3 फ्रीक्वेंसी की फाइनल जो साउंड सिग्नल निकल रहे होंगे, उसमें ऐसे 3 फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे। यहाँ पे अगर हम लोग सिग्नल वेव और करियर वेव की एम्पलीट्यूड के रेशियो को देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं, कुछ म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स ना। बेटर कम्युनिकेशन के लिए ये जो म्यू होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स लेस देन 1 होगा तो जो सिग्नल होता है उसमें डिस्टॉर्शन कम से कम आएगा ना। अब इन चीजों को थोड़ा हम लोग ग्राफ में समझते हैं क्या हो रहा है ना। देखिए पहले हमारा क्या था, करियर वेव था। करियर वेव हाई फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड कुछ प्लस AC और माइनस AC के बीच में वो तेजी से फ्लक्चुएट हो रहा था। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है तो बहुत तेजी से ये फ्लक्चुएट हो रहा है, ऐसे चल रहा है। और हमने वहां पर जो हमारा मेन सिग्नल था, मेन सिग्नल का अगर हम वेरिएशन देखें तो मेन सिग्नल हमारा क्या था, वो कुछ ऐसे वेरी हो रहा था, वो लो फ्रीक्वेंसी का था, धीमे धीमे वेरी कर रहा है। लेकिन जब हमने इसको अटैच किया तो अब क्या हो रहा है, जो इसका एम्पलीट्यूड है ना, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, AC प्लस AS से AC माइनस AS के बीच में वो वेरी करने लग जाएगा। तो एम्पलीट्यूड अब कांस्टेंट नहीं रहेगा ना, तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, कुछ AC प्लस AS और कुछ मान लीजिए AC माइनस AS के बीच में अब हमें सारा मिल रहा होगा। तो मैक्सिमम वो कितना तक जा रहा होगा, AC प्लस AS तक जा रहा होगा। और ये वेरिएशन जो होगा, अब हमारा एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है ना, वो कुछ ऐसे वेरी कर रहा है। एक सेकेंड, जो अभी तक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट था वो एम्पलीट्यूड भी लगातार वेरी कर रहा है ना। तो अब एम्पलीट्यूड जब वेरी हो रहा है तो ये वाला पार्ट, ये बीट्स टाइप हो गया ना, एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी की वजह से जो ये वाला पार्ट है ये तो अब भी वैसे ही ऑसिलेट कर रहा है, ये एम्पलीट्यूड में चला गया और ये ऑसिलेशन में। तो ऑसिलेशन को आप कैसे दिखाओगे, इसी के अंदर ऐसे ऑसिलेशन दिखाओगे। तो आपको जो ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन की दिख रही होगी, ये तो वही करियर वेव की दिख रही होगी, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड वैरी होता दिख रहा होगा। तो रिसीविंग एंड में हम यही देखते हैं कि ये भाई ये कैसे वैरी हो रहा है। इसका वेरिएशन हम देख लेते हैं ना, और इसके वेरिएशन को देख करके हमने सिग्नल वेव का फ्रीक्वेंसी का आइडिया लग जाता है वो कैसे वैरी हो रहा है। तो ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर, उसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो भी समझा देता हूं। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ AM मॉड्यूलेटर ना। ट्रांसमीटर के अंदर मॉड्यूलेटर होता था, तो मॉड्यूलेटर कैसे कैसे वर्क कर रहा है।
मॉड्यूलेटर कैसे वर्क करता है, वो जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, मतलब लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, जिसको हम बोलेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हमें मॉड्यूलेट करना है, और कैरियर वेव, कैरियर वेव, इन दोनों को ना एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर के अंदर क्या हो रहा है हम लोग वो देख रहे हैं। तो ये दोनों वहां पे ऐड होते हैं, और उसमें एक डिवाइस होता है जिसको हम बोलते हैं ना, ये ऐसे ये इन दोनों का मिक्स होकर के मान लीजिए जो आउटपुट है वो एक्स है, एक्स को भेजते हैं, और इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ डिवाइस। ना ये स्क्वायर लॉ डिवाइस क्या करता है, जो रिजल्ट में आउटपुट में देगा वो उसमें कुछ स्क्वायर फंक्शन बना देगा ना। आपको अभी उतना नहीं समझना है, मतलब एक तरह से यहाँ से जो इंटर हुआ, तो बाहर जब आता है तो बाहर आने में वहां पे कई सारी फ्रिक्वेंसी होंगी। अगर मान लीजिए इसकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा एस है और इसकी ओमेगा सी है, तो स्क्वायर लॉ डिवाइस से जो फ्रिक्वेंसी मिलेगी उसमें ओमेगा एस भी मिलेगा, 2 ओमेगा एस भी मिलेगा, ओमेगा सी भी मिलेगा, 2 ओमेगा सी भी मिलेगा, ओमेगा एस प्लस ओमेगा सी मिलेगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एस मिलेगा। ऐसे बहुत सारी फ्रिक्वेंसी जनरेट कर देता है इनको मिला करके। फिर हम इसको क्या करते हैं, ये जो आउटपुट में आ रहा है उसकी ये सब फ्रिक्वेंसीज होंगी, उसको हम लोग फिर एक बैंड पास फिल्टर में पास कराते हैं ना। ये मॉड्यूलेटर के अंदर क्या हो रहा है वो समझ रहे हैं ना, बैंड पास फिल्टर ना। ये फिल्टर क्या करता है, केवल सर्टेन फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के, जो हमने पीछे देखा था रिजल्ट ना, वो फाइनल रिजल्ट को हमने दिखाया था ना, तो वो इसको पास होने देगा, इसको पास होने देगा, और इसको पास होने देगा ना। ये जो होगा ये कुछ बैंड पास फिल्टर है, तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी को रोक देगा, बाकी को बाहर जाने देगा। अब ये जो बाहर आएंगे तो उसमें मेनली कैरियर वेव होगा, और थोड़ा उसमें प्लस माइनस वाली कुछ फ्रीक्वेंसी होंगी। मतलब हमारे जो हमने देखा था पीछे इक्वेशन, वो वाली इक्वेशन फाइनल वो वाली वेव आ रही होगी, ये वाली। फाइनल ये वाला रिजल्ट यहाँ से अब बाहर निकलेगा है। उसमें कैसे हुआ था उस टाइम हमने नहीं देखा था, यहाँ पे बस हमने थोड़ा उसको ब्लॉक डायग्राम में समझा है कि कैसे हुआ है। फिर हम उसको एक एम्पलीफायर में पास कराते हैं, क्योंकि ये सब होने के बाद स्ट्रेंथ कम हो चुकी होती है। तो एम्पलीफायर में पास कराया, एम्पलीफायर के बाद उसको हम एंटीना में भेज देते हैं, एंटीना अब इसको आगे ट्रांसमिट कर देगा ना। तो ये मॉड्यूलेटर के अंदर क्या क्या हुआ वो हमने समझा ना। अब नेक्स्ट हम लोग समझ रहे हैं कि रिसीविंग एंड पे ना, रिसीवर के पास में क्या क्या हो रहा होगा। तो रिसीवर के एंड पे देखिए क्या क्या होगा, रिसीवर एंड पे भी एक एंटीना लगा होगा ना, रिसीविंग एंटीना जो ट्रांसमीटर ने भेजा हुआ है उसको वो रिसीव करके, रिसीविंग एंटीना वो रिसीव करेगा, और सबसे पहला काम क्या करेगा वो उसको ना, ये अब जो यहाँ से आ रहा है रिसीविंग एंटीना से वो क्या आ रहा है, रिसीव्ड सिग्नल आ रहा है। रिसीव्ड सिग्नल की पहले तो स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे हम लोग है, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके आया है, एटेन्यूएशन की वजह से वो काफी कम हो चुका होगा। तो एम्पलीफायर में पास कराते हैं ना, तो वो अब हाई स्ट्रेंथ का हो जाता है। फिर उसमें एक आई एफ स्टेज होता है। आई एफ स्टेज मतलब इंटरमीडिएट
फ्रीक्वेंसी स्टेज। इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज में केवल क्या होता है, जो करियर वेव की फ्रीक्वेंसी थी वो लो कर दी जाती है ना, मेनली बस ये होता है। अब रिसीव हो चुका है तो अब हमें हाई फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं है, तो उसे हम लो में पहले चेंज कर लेते हैं ना, बस फ्रीक्वेंसी लो में चेंज करते हैं, बाकी उसके शेप वगैरह में कुछ भी चेंज नहीं होता है। हाँ, और ये फिर डिटेक्टर को दिया जाता है। अब ये जो डिटेक्टर होगा ये उसमें से जो हमारा लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा जो हमें चाहिए वो डिटेक्ट करके निकालता है और एम्पलीफायर में फिर से देता है ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। अब एम्पलीफायर क्या होगा, वो फिर फाइनल यूजर को दे देगा, जो भी हमारा यूजर होगा वहां पे फर्क चला जाएगा। तो अब डिटेक्टर ने कैसे वर्क किया थोड़ा सा वो हम लोग समझ लेते हैं ना। डिटेक्टर देखिए क्या क्या करते हैं। अब हम लोग डिटेक्टर के बारे में देख रहे हैं ना, रिसीवर के अंदर डिटेक्टर लगा है। डिटेक्टर क्या कर रहे हैं, डिटेक्टर के अंदर ऐसे हमारा रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर ना, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आई एफ स्टेज से डिटेक्टर में जा रहा है, तो यहाँ पे आई एफ स्टेज से आ रहा है सिग्नल रेक्टिफायर में ना। रेक्टिफायर में जब ये आ रहा है तो वहां पे कैसा हो रहा होगा, जो सिग्नल आ रहा होगा वो कुछ ऐसा हो रहा होगा ना, एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है और इसके बीच में वो हमारा जो पूरा सिग्नल है वो ऐसे कुछ फ्लक्चुएट कर रहा है। ये वाली फ्रीक्वेंसी जो है ये करियर वेव की फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्लक्चुएशन है ये एक्चुअल जो हमारा सिग्नल है मेन सिग्नल उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेक्टिफायर क्या करता है, इसको एक पार्ट रेक्टिफाई कर देता है, मतलब एक वाला प्लस वाला पास करने देता है, निगेटिव वाला कट कर दिया है? तो अब हमें इसके रेक्टिफायर से पास होने के बाद रिजल्ट में क्या मिल रहा होगा, केवल ऐसा एक पार्ट मिलेगा, एक पार्ट कट हो चुका है, ऐसे मिल रहा है। अब फिर इसको हम लोग पास कराते हैं एनवेलप डिटेक्टर में। एनवेलप डिटेक्टर जो होता है वो केवल इसका जो ये अपर वाला वेरिएशन है, एम्पलीट्यूड का वेरिएशन, इसको डिटेक्ट करता है। और उसको डिटेक्ट करके फाइनल जो हमारा सिग्नल होगा वी एस ना वो हमें देता है, तो वो हमारा फिर एम्पलीफायर में चला जाता है ना। तो वो क्या होगा, ये जो होगा ये डिटेक्ट करके हमें केवल क्या दे देगा, ये वेरिएशन दे देगा ना। ये हमारा जो सिग्नल मेन सिग्नल था वो कैसे वेरी हो रहा था ना, तो यही वाला हमारा मेन सिग्नल है, ये आउटपुट आ गया। इनपुट में यही वीएस हमने वहां पे करियर वेब में ऐड किया था और यही बाद में हमें आउटपुट में ऐसे मिल गया। ये हमारा एएम इनपुट वेव है, इसको रेक्टिफाइड वेव बोलेंगे। और ये जो वाई एक्सिस पे ये हमारा वोल्टेज हो सकता है या फिर करंट हो सकता है ना, सिग्नल वेव का तो कुछ भी। तो ऐसे करके हमारा फाइनल सिग्नल जो होगा डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेता है और फिर एम्पलीफायर को देगा, फिर फाइनल यूज में हो जाएगा। तो ये मैंने एक आपको कम्युनिकेशन सिस्टम का आइडिया दिया। अब आप इसके बाद अपना सारा मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिए, सारा मॉड्यूल कंप्लीट कर लीजिएगा।
नोट्स पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद। न्यूमेरिकल्स मैंने नहीं लगाए हैं, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते नहीं है, मॉड्यूल के सॉल्व एग्जाम्पल कर लीजिए, सिंपल है एकदम, वो हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ ना, हो गया ये अब कंप्लीट अपना कम्युनिकेशन सिस्टम।